हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बैकएंड फाउंडेशन के एक और नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं ओआईडीसी एंड ओथ के बारे में। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ओआईडीसी एंड ओथ क्या होता है। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाते हो तो वहाँ पे एक बटन दिखता है आपको लॉगिन विथ गूगल का। और जब आप उस पर क्लिक करते हो देन कुछ सेकंड्स के बाद आप सक्सेसफुली लॉगिन हो जाते हो। तो क्लिक करने के बाद और सक्सेसफुली लॉगिन होने से पहले का जो ड्यूरेशन है, तो वहाँ पे हमारा ओ आई डी सी एंड ओथ लगता है। तो हम आज उसी के बारे में समझेंगे इन डेप्थ कि लाइक कहाँ पे ये यूज़ होता है, कैसे हम इसको इसका फ्लो क्या होता है, और इसके इन डेप्थ में समझेंगे कि लाइक कैसी चीज़ें काम करती है, ओ आई डी सी क्यों यूज़ किया जाता है, ओथ क्यों यूज़ किया जाता है। बट उससे भी पहले हम ओ आई डी सी एंड ओथ को क्यों इंट्रोड्यूस किया हमने टेक वर्ल्ड में, पहले हम उसको समझेंगे कि लाइक एज अ डेवलपर, एज अ टेक वर्ल्ड में ऐसी क्या प्रॉब्लम हम फेस कर रहे थे जिसकी वजह से हमने ओ आई डी सी एंड ओथ को इंट्रोड्यूस किया। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ऐसी क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हमने ओ आई डी सी एंड ओथ को इंट्रोड्यूस करा। तो 2005 से 2010 के अराउंड जब भी डेवलपर्स वेब एप्लीकेशन बनाते थे वो काफ़ी सिंपल होती थी, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक सर्वर और एक कोड बेस और एक डेटाबेस पे ही काम हो जाता था। वहाँ पे यूज़र किसी भी वेबसाइट पे आता था, वो लॉगिन करता था, सर्वर वेरीफाई करता था और टोकन और सेशन के थ्रू उसे रेस्पॉन्स में भेज देता था। काम बहुत सिंपल था। बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, एप्लीकेशन जो है वो ग्रो होने लग गई, यूज़र का बेस ग्रो होने लग गया, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने लग गई और सब कुछ एक सर्वर पे मैनेज करना मुश्किल हो गया था। तो डेवलपर ने सोचा कि एक ऐसा आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया जाए जहाँ पे मल्टीपल सर्विसेज अलग अलग रहें, लाइक यूज़र का ऑथेंटिकेशन सर्विस अलग रहे, ऑर्डर सर्विस हमारी अलग रहे, हमारे पेमेंट सर्विस अलग रहे। ये चीज़ ने ये एक सर्वर पे सब कुछ मैनेज करना जो मुश्किल हो रहा था उसको तो सॉल्व किया। बट उसने एक और इशू क्रिएट करी, वो है ऑथेंटिकेशन का। तो इस ऑथेंटिकेशन के इशू को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा, जब सब कुछ एक जगह पे था तो वहाँ पे ऑथेंटिकेशन काम कैसे करता था। और उस ऑथेंटिकेशन के टर्म को हम कहते थे सिमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। अब हम समझते हैं कि सिमेट्रिक ऑथेंटिकेशन क्या होता है। तो सिमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का मतलब है कि जब हम एक ही की का यूज़ करके टोकन को साइन इन भी करते हैं और उसको हम वेरीफाई भी करते हैं। सेम वैसे जैसे हर घर की एक चाबी होती है जिससे हम घर के ताले को लॉक भी करते हैं और अनलॉक भी करते हैं। तो इसको हम टेक वर्ल्ड से मैप करते हैं कि कैसे हम इस सिमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को यूज़ करते हैं। तो सपोज़ जब भी कोई यूज़र किसी वेबसाइट पे लॉगिन करता है ईमेल पासवर्ड के थ्रू, तो सर्वर सबसे पहले उसकी क्रेडेंशियल्स को वेरीफाई करता है और सब कुछ ठीक रहा तो उसको एक टोकन इशू करके देता है। और जो वो टोकन है वो तीन चीज़ों से मिलके बनता है, हेडर, पेलोड एंड सिग्नेचर। और सिग्नेचर हम बनाते हैं एक सीक्रेट की का यूज़ करके जो कि सर्वर के पास होता है। तो यूज़र जब अगली बार कोई रिक्वेस्ट करेगा तो सर्वर यहाँ पे क्या करेगा, जो यूज़र ने रिक्वेस्ट करी है तो उसके साथ एक टोकन भी होगा। तो सर्वर क्या करेगा, अपने सेम सीक्रेट की से जो है उस टोकन के सिग्नेचर को वेरीफाई करेगा। और अगर मैच हुआ तो यूज़र उस स्पेसिफिक रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स स्पेसिफिक रिक्वेस्ट का जो रिस्पॉन्स है वो उसे मिल जाएगा। तो अगर आपने यहाँ पे नोटिस करा होगा तो हमने सेम की से जो है टोकन को साइन इन भी करा था और सेम की से हम यूज़र को वेरीफाई भी कर रहे हैं। इसीलिए इसीलिए हम इसका मतलब इस टर्म को सिमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कहते हैं, क्योंकि हम एक ही चीज़ से दो काम कर रहे हैं, उसको उस टोकन को साइन इन भी कर रहे हैं मतलब क्रिएट भी कर रहे हैं और उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं। और और ये सिस्टम जो है परफेक्टली काम करता है जब तक आप सब कुछ एक जगह कर रहे हो। इसका मतलब है कि आपकी जो एप्लीकेशन हो एक सिंगल एनवायरनमेंट में रन हो रही हो, तब तक ये परफेक्टली काम करता है। और इसको अगर हम टेक वर्ल्ड से मैप करें तो इसको हम एक आर्किटेक्चर से पहचानते हैं जिसका नाम मोनोलिथ आर्किटेक्चर होता है। मोनोलिथ आर्किटेक्चर का मतलब है कि आपका जो भी सर्विस है, लाइक जितनी भी सर्विसेज हैं वो एक ही एप्लीकेशन के अंदर रन होती है। जैसे कि आपकी ऑथ सर्विस हो गई, आपकी ऑर्डर सर्विस हो गई और आपकी नोटिफिकेशन सर्विस हो गई, या फिर और भी जो सर्विस हो गई, वो एक ही कोड बेस के अंदर होता है और एक ही एप्लीकेशन के ऊपर रन होता है ये, और उसी को हम मोनोलिथ आर्किटेक्चर कहते हैं। मोनोलिथ आर्किटेक्चर का डेफिनेशन तो देख लिया। और हर कंपनी जब कोई भी कंपनी स्टार्ट करती है तो वो मोनोलिथ आर्किटेक्चर से ही स्टार्ट करती है। बट अब हमने मोनोलिथ को समझ लिया तो हम उसके प्रॉब्लम को समझते हैं, जो कि हर कंपनी जो स्टार्ट करती है तो उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम फेस होती है मोनोलिथ आर्किटेक्चर में। तो हम सबसे पहले प्रॉब्लम की बात करते हैं, वो होती है स्केलिंग की। तो सपोज़ आपकी कंपनी जो है जिसका यूज़र बेस जो है वो 1000 से 2000 पर मंथ का होता है।
बट समहाउ आपकी कंपनी जो है लाइक किसी तरीके से वायरल हो गई, लाइक ट्विटर पे पोस्ट के थ्रू या फिर रेडिट के थ्रू आपकी कंपनी जो है वायरल हो गई। आप तो क्या होगा उसके बाद, मोस्ट ऑफ द कंपनीज लाइक मोस्ट ऑफ द यूज़र्स जो हैं आपके वेबसाइट पे आके लॉगिन रिक्वेस्ट करने लगेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके ऑथ सर्विस पे लोड पड़ जाएगा। तो उस टाइम एज अ लाइक कंपनी में आप क्या सोचोगे कि मैं अपने एप्लीकेशन को स्केल करूँगा, लाइक मैं अपने सर्वर का एक और इंस्टेंस क्रिएट करूँगा और लाइक स्पिन करूँगा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम मोनोलिथ का सबसे पहला आता है कि आपका जो लोड है वो सिर्फ ऑथ सर्विस पे है। लाइक आपके कोड बेस में और भी सर्विसेज होंगी, लाइक ऑथ सर्विस होगा, ऑर्डर सर्विस होगा, पेमेंट सर्विस होगा, और आपका जो लोड है वो ऑथ सर्विस पे है, ऑथ सर्विस पे है। बट आपके जो लोड है वो किसी और पे नहीं है, नहीं पेमेंट और ऑर्डर पे ज़ीरो के बराबर है आपका मतलब लोड। बट आपका जो लोड आया वो सिर्फ ऑथ सर्विस पे है। बट मोनोलिथ के हिसाब से आपका जो पूरा कोड बेस है वो एक ही बंडल में है, तो आपको पूरा एक एप्लीकेशन का ही जो है इंस्टेंस स्पिन करना पड़ेगा। तो दैट्स वाई क्या होगा कि यहाँ पे ओवर स्पेंडिंग होगी, क्योंकि आपको जो स्केल की जो नीड है वो सिर्फ एक ऑथ सर्विस तक ही है, बाकी चीज़ों पे तो लोड नहीं है। तो इसको हम ओवर स्पेंडिंग कह सकते हैं कि हम यहाँ पे पैसे जो हैं फालतू में दे रहे हैं कुछ सर्विसेज के लिए जिस पे लोड भी नहीं पड़ रहा। ये सबसे पहला पेन पॉइंट है हमारे मोनोलिथ आर्किटेक्चर का, कि मेरी स्केल की नीड सिर्फ ऑथ सर्विस पे है, बट मेरा जो पूरा कोड बेस है वो एक ही बंडल में, लाइक मेरे ऑथ सर्विस, मेरा पेमेंट और ऑर्डर जो है एक ही बंडल में है, जिसकी वजह से मुझे पूरे एप्लीकेशन का ही इंस्टेंस स्पिन करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ओवर स्पेंडिंग होती है। तो ये पहला हो गया हमारा ऑथ सर्विस का, भले हमारा पहला हो गया मोनोलिथ आर्किटेक्चर का प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम आता है, इसे हम पूरी तरीके से लाइक नहीं बोल सकते कि ये सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर कहेंगे, बट काइंड ऑफ कह सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं। सपोज़ कि लाइक आपने अपनी कंपनी में एक इंटर्न को हायर करा और उसने समहाउ एक गलती से प्रोडक्शन में पुश करा, जिसकी वजह से आपके ऑर्डर वाले में, लाइक यहाँ पे मैं एक डायग्राम के थ्रू बताता हूँ आपको, कि सपोज करो कि उसने ऑर्डर में कुछ ऐसा पुश करा, लाइक ऐसा कोड एक्सचेंज मतलब चेंज करके कुछ समहाउ पुश कर दिया प्रोडक्शन में, और वहाँ पे एक बग क्रिएट हो गया आपके ऑर्डर में। तो अब समहाउ मान लो कि एक यूज़र आया और उसने कुछ ऑर्डर करा, तो उसकी वजह से क्या कहते हैं, उसका ऑर्डर जो है वो बुक नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे बग क्रिएट हो गया। तो उस टाइम कुछ नहीं हुआ, लाइक अब सपोज करो थाउजेंड्स ऑफ यूज़र आके वहाँ पे ऑर्डर क्रिएट करें, तो एक इन्फिनाइट लूप में चीज़ें चली जाएंगी। और अगर हमारा पूरा एक कोड बेस है, एक ही में बंडल है, तो ये मेमोरी भी शेयर करते होंगे। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि ऑर्डर पेमेंट नोटिफिकेशन ये एक दूसरे से मेमोरी शेयर करते हैं समहाउ इंटरनली। तो एक के डाउन होने की वजह से सारी सर्विसेज भी डाउन हो सकती हैं, इसीलिए हमारा पूरा मोनोलिथ का आर्किटेक्चर, लाइक पूरी एप्लीकेशन भी डाउन हो सकती है, जिसको हम काइंड ऑफ लाइक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर कह सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा पेन पॉइंट है हमारे मोनोलिथ आर्किटेक्चर का। तो अगर मैं इसको समराइज़ करूँ कि हमारे मोनोलिथ आर्किटेक्चर के दो इशू हैं। पहला इशू है हमारा स्केलिंग का, कि मुझे स्केल किसी स्पेसिफिक सर्विस को करना है, बट मेरा जो पूरा कोड बेस है एक ही में बंडल है, तो मुझे जिन सर्विसेज पे लोड भी नहीं है उनको भी स्केल करना पड़ रहा था। लाइक मेरा जो स्केल का नीड था ऑथ सर्विस पे, बट मुझे ऑर्डर पेमेंट सबको साथ में स्केल करना पड़ रहा था। तो ये पहला पेन पॉइंट था। दूसरा कि कोई बाय मिस्टेक अगर लाइक मेरे किसी एक स्पेसिफिक सर्विस में बग क्रिएट हो गया, और उसकी वजह से मतलब मेमोरी शेयर होने की वजह से बाय इम्पैक्ट अदर सर्विसेज पे भी आ सकता है, तो मेरा पूरा सर्वर डाउन हो सकता है। ये दो मेन पॉइंट्स थे, और दूसरा वाला सबसे ज़्यादा पेन पॉइंट था, क्योंकि अगर समहाउ किसी एक सर्विस डाउन है, तो हो सकता है कि कुछ टाइम बाद मेरा दूसरा सर्विस भी डाउन हो जाए, ऐसे करके पूरा सर्वर डाउन हो जाए मेरा। तो डेवलपर्स ने सोचा कि ये सर्विसेज को किसी तरीके से मैं अलग लिख पाऊँ, लाइक हर सर्विस की अपनी अपनी ही दुनिया हो, लाइक अपने अपने में खोए हों। तो इसी वजह से हमारा एक नया आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस हुआ, माइक्रो सर्विसेज। माइक्रो सर्विसेज का मतलब है कि हर सर्विस को जो है हम अलग अलग जगह रखेंगे, अलग कोड बेस होगा, लाइक ऑथ का अपना खुद का, लाइक जैसे कि हमने मोनोलिथ का है ना, तो यहाँ पे अब सपोज करो कि मैं इसको एक सेकंड इसको मैं बाहर निकालता हूँ। अब मान लो कि एक सेकंड, हाँ, अब जैसे मान लो कि अब मैं इसे यहाँ से हटाता हूँ, एक सेकंड। ऑथ का जो है अपना दुनिया होगा, लाइक ऑथ की जो सर्विस है वो अपनी अपनी दुनिया में मस्त होगा, उसका कोड बेस अलग होगा, उसको हम डिप्लॉय अलग करेंगे। सेम वैसे ही मेरा ऑर्डर के लिए होगा, लाइक अब जैसे मैं यहाँ पे कर दूँ, एक सेकंड, अब मान लो कि ऑथ के बाद मेरा ऑर्डर है,
तो ऑर्डर का अपना होगा। तो इस तरीके से माइक्रो सर्विस ने क्या किया कि माइक्रो सर्विस कहता है कि मैं हर सर्विस को अलग अलग अपने कोड बेस में लिखूंगा और उनका डिप्लॉयमेंट भी अलग अलग जगह होगा। इवन अगर कोई एक सर्वर डाउन हो तो बाकी चीज़ों पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसको हम इसीलिए माइक्रो सर्विसेज कहते हैं कि हर सर्विस की अपनी अपनी दुनिया होगी और हर सर्विस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगा। इसीलिए अगर कोई एक भी डाउन होता है तो बाकी पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो माइक्रो सर्विस का जो है आइडिया पूरा सिंपल है ना, कि मतलब सबका अपना अपना सर्वर होगा। लाइक ऑथ को हमने डिप्लॉय करा अलग सर्वर पे, हमारा ऑर्डर का हमने जो डिप्लॉय करा वो अलग सर्वर पे। अब सेम सिचुएशंस लेते हैं जो मोनोलिथ में हमने लिया था, कि समहाउ अगर मेरा यूज़र का जो बेस है अचानक से ग्रो हो जाता है, बढ़ जाता है, तो क्या करना होगा? मेरी मर्ज़ी है भाई, मैं सिर्फ ऑथ वाले सर्विस पर अगर मुझे ज़्यादा लोड आ रहा है तो मैं सिर्फ इसको डिप्लॉय करूँ, मतलब इसी का स्केल मतलब बढ़ा दूंगा, इसी पे एक नया सर्वर इंस्टेंस जो है कर दूंगा, लाइक इसी पे नया इंस्टेंस जो है स्पिन कर दूंगा। इंस्टेड ऑफ, अब अगर मेरे ऑर्डर पे लोड नहीं है तो मैं उस पर हाथ भी नहीं लगाऊंगा, लाइक मेरे को उसको मतलब अपग्रेड स्केल करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये सबसे अच्छी बात है माइक्रो सर्विसेज की, कि सारी सर्विसेज जो हैं एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रन होती थी। एक का इम्पैक्ट दूसरे पे नहीं आ सकता। और अगर मुझे इंडिविजुअली किसी को स्केल करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ, जो कि मोनोलिथ में मैं नहीं कर सकता था। तो माइक्रो सर्विसेज ने मोनोलिथ की प्रॉब्लम सॉल्व करी, कि लाइक मैं स्केल कर सकता हूँ इंडिपेंडेंटली। अगर मेरे ऑथ पे ज़्यादा लोड आ रहा है तो मैं सिर्फ उसको ही लाइक उसी को मैं स्केल कर दूंगा। अगर मेरे ऑर्डर पे आ रहा है तो मैं सिर्फ उसको स्केल कर दूंगा। अगर दोनों पे आ रहा है तो दोनों को स्केल कर दूंगा। तो यहाँ से ऐसा लग रहा है कि लाइक ओ ग्रेट, मतलब माइक्रो सर्विसेज ने तो काफ़ी अच्छा काम कर दिया। बट यहाँ पे एक उसने मतलब सॉल्यूशंस तो निकाले, बट उसने एक नई प्रॉब्लम भी क्रिएट कर दी। लाइक और सबसे बिग प्रॉब्लम उसने ये क्रिएट की कि वो ऑथेंटिकेशन का ही मेन इशू हो गया। लाइक मोनोलिथ में क्या था कि हमारे पास एक सर्वर था, एक कोड बेस था, सब कुछ सेंट्रलाइज था। तो मैं सर्वर पे एक सीक्रेट की हेल्प से क्लाइंट को वेरीफाई कर सकता हूँ। बट अब मेरे पास लाइक मल्टीपल सर्विसेज हैं। लाइक सोचो यहाँ पे ऑथ का है, अभी दो सर्विसेज हैं, तो कोई इशू नहीं है, मैं दो सीक्रेट की जो है दोनों सर्विसेज पे डाल दूंगा। अब मान लो कि इसी के तरीके से मेरे पास मल्टीपल लाइक 15 प्लस लाइक 10 प्लस 15 प्लस सर्विसेज आ गई हैं, तो मैं क्या करूँगा? लाइक सबको मतलब सीक्रेट की प्रोवाइड करा दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे ऑथ सर्विस पे ही प्राइवेट की, लाइक मेरा ऑथ सर्विस के पास ही मेरा सीक्रेट की प्रेजेंट है। और अगर वो मान लो कि अगर ऑर्डर पे जाता है, सब सपोज़ कर लो कि यूज़र जो है ऑर्डर पे जाता है, ऑर्डर पे एक पिज़्ज़ा रिक्वेस्ट करने जाता है, तो मेरे ऑथ सर्विस को कैसे पता चलेगा कि ये जो यूज़र मेरे पे रिक्वेस्ट कर रहा है वो ऑथेंटिकेट है कि नहीं है? क्योंकि जो ऑथेंटिकेशन का काम है, जो सीक्रेट की है, वो मेरे ऑथ के पास है, बाकी किसी के पास तो नहीं है। तो क्या पहला सॉल्यूशन तो ये हो सकता है कि मैं क्या करूँगा कि सबको सीक्रेट की दे देता हूँ, ताकि सब वेरीफाई कर पाएंगे कि यूज़र जो है ऑथेंटिकेट है कि नहीं है। बट यहाँ पे इशू ये आता है कि सपोज़ कर लो कि लाइक अब 20-30 अगर आपकी सर्विसेज हैं, तो आपने सबको मतलब सीक्रेट की प्रोवाइड कर दिया। बट क्या हो अगर कभी आपने समहाउ किसी डेवलपर ने ENV फाइल पुश कर दी गिटहब पे, हो सकता है कि कॉम्प्रोमाइज़ हो सके, कोई मिडल मैन अटैकर आके वो टोकन ही ले ले और अपना खुद का लाइक वो सीक्रेट की ले ले और उसके बाद खुद का टोकन जनरेट कर लेगा। तो बाकी सर्विसेज तो उसे मतलब लेजिट समझेंगे कि ये तो बिल्कुल सही बंदा है, ये ऑथेंटिकेटेड है। तो इश्यूज़ है ना कि अगर मैं एक साथ सेम सीक्रेट की 15 सर्विसेज पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ और उसमें से एक भी कॉम्प्रोमाइज़ होगी तो मेरा तो पूरा सिस्टम ही ख़त्म हो गया। तो इस प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन लाएं असिमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से। अब ये असिमेट्रिक ऑथेंटिकेशन क्या होता है कि असिमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का मतलब है कि जहां हम सिमेट्रिक में एक की यूज़ करते थे, यहाँ पे हम दो की यूज़ करेंगे। एक की होगा हमारा प्राइवेट और दूसरा होगा पब्लिक, और दोनों का रोल अलग अलग है। और प्राइवेट की का मतलब है कि इस प्राइवेट की हेल्प से मैं क्या करूँगा, टोकन को जो है जनरेट करूँगा। और ये प्राइवेट की जो है मैं ऑथ सर्विस के पास रखूँगा, बाकी किसी के पास नहीं रहेगा। और जो मेरा पब्लिक की होगा उससे मैं उस टोकन को वेरीफाई करूँगा और मैं अपने डिफरेंट सर्विसेज के पास इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगा। अब आपको लग रहा होगा कि अगर किसी ने पब्लिक की चुरा लिया तो क्या होगा? कोई इशू नहीं है, लाइक उससे वो सिर्फ वेरीफाई कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। लाइक उसके पास अगर एक्सेस करने का भी होगा तो 15-20 मिनट, इससे ज़्यादा वो ज़्यादा उस सर्विस को यूज़ नहीं कर पाएगा। तो ये ज़्यादा सेफ था, इसीलिए हमने असिमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को इंट्रोड्यूस किया, जहाँ पे हम दो की का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी हेल्प से हमारा पब्लिक की जो है टोकन को लाइक प्राइवेट की जो है हमारे टोकन को जनरेट करता है, पब्लिक की से हम उसको वेरीफाई करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं मल्टीपल सर्विसेज पे। तो ये था हमारा पूरा ओवरऑल माइक्रो सर्विसेज क्या होता है। फिर माइक्रो सर्विस ने जब सॉल्यूशन निकाला, बट उसने एक प्रॉब्लम क्रिएट की ऑथेंटिकेशन की, उसको हमने असिमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से सॉल्व किया।
तो अब तक हमने समझा कि माइक्रो सर्विसेज क्या होती है, माइक्रो सर्विसेज में क्या प्रॉब्लम थी और उसको हमने कैसे उसका सॉल्यूशन निकाला असिमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के थ्रू। अब क्वेश्चन आता है कि क्या इसको कंपनीज जो है रियल लाइफ में डायरेक्टली यूज़ करती हैं, तो इसको मैं एक प्रॉब्लम के थ्रू समझाता हूँ। अब सपोज़ करो कि एज अ डेवलपर आप अपनी एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हो जहाँ पे आप ऑथेंटिकेशन के लॉगिन विद गूगल, लॉगिन विद गिटहब यूज़ कर रहे हो ताकि यूज़र लॉगिन कर पाए। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि मतलब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि काफ़ी सिंपल है, बट क्वेश्चन ये आता है कि लाइक ये करते कैसे हैं, लाइक इंटरनली कैसे काम करते हैं। तो इसके दो काम है। पहला काम है कि गूगल को इस यूज़र की आइडेंटिटी कंफर्म करनी पड़ेगी कि ये क्या गूगल का ही यूज़र है। देन अगर ये कंफर्म भी हो जाता है तो दूसरा काम गूगल का ये है कि जिस एप्लीकेशन के थ्रू आ रहा है आपके पास, लाइक जिस एप्लीकेशन के थ्रू गूगल के पास आ रहा है, गूगल उसको किस फॉर्मेट में लाइक रिस्पॉन्स देगा, क्या फॉर्मेट होगा, क्या एंड पॉइंट्स होंगे, क्या फील्ड्स होंगी जिसमें वो रिस्पॉन्स देगा उस ऐप को। तो ये दो दो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है जो कि इंटरनली उसको काम करने होते हैं, लाइक इंटरनली फ्लो होता है इनका बेसिकली। अब क्वेश्चन है कि लाइक अर्ली 2000s में क्या होता था कि लाइक गूगल जैसी कंपनी, गिटहब जैसी कंपनीज जो थी, ये अपना सिस्टम फॉलो करती थी। ये लोग सबका अपना अपना अलग अलग इंटीग्रेशन होता था और अपना अलग अलग एंड पॉइंट्स होते थे। तो क्या बट तो क्या लाइक इससे क्या होगा कि तुम अपना एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हो और उसमें तुम लॉगिन विद गूगल कर रहे हो और लॉगिन विद गिटहब कर रहे हो। तो 2000s के टाइम पे अगर तुम ये करते तो वहाँ पे क्या होता कि तुम्हारा अलग अलग इंटीग्रेशन करना पड़ता, अलग अलग डॉक्स पढ़ने पड़ते, क्योंकि सब अपना सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। तो आपको अलग डॉक्स पढ़ने होते, अलग इंटीग्रेशंस करने होते और बहुत ज़्यादा इससे हेडेक होता और तुम्हारे लिए ज़िंदगी तुम्हारी नाइट बेयर की तरह हो सकती थी। तो एज अ डेवलपर काफ़ी परेशान हुए, तो एक राउंड टेबल हुआ कि लाइक कुछ करना पड़ेगा इसका, क्योंकि अगर मुझे लाइक अब अगले दिन लॉगिन विद फेसबुक, लॉगिन विद डिस्कॉर्ड करना होगा तो क्या मुझे फिर से उनके डॉक्स पढ़ने पड़ेंगे, फिर इम्प्लीमेंट करना होगा, फिर मुझे और हेडेक होगा, फिर मेरे को परेशानी होगी। तो डेवलपर्स ने एक राउंड टेबल रखा कि कुछ ऐसा करते हैं कि एग्रीमेंट बनाते हैं जिसके थ्रू लाइक सबको एक स्ट्रक्चर फॉलो करना होगा, एक स्टेप फॉलो करना होगा कि अगर आप ऑथेंटिकेशन के लिए कुछ यूज़ कर रहे हो तो सिर्फ इसी स्टेप्स को फॉलो करके आपको इम्प्लीमेंट करना होगा ताकि डेवलपर्स की ज़िंदगी जो है आसान हो जाए। और इसी से इंट्रोड्यूस किया OIDC, ओपन आईडी कनेक्ट। ये एक तरीके से सिंपल अगर मैं समझाऊँ तो एक तरीके का रूल बुक है जिसमें वो लिखा है, मतलब इस तरीके से OIDC को समझो कि उसमें बस ये लिखा है कि अगर तुम किसी यूज़र की आइडेंटिटी कंफर्म करना चाहते हो यानी ऑथेंटिकेशन करना चाहते हो तो तुम्हें ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे, यही स्ट्रक्चर होगा और यही फ्लो होगा ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन करने का। सिंपल है OIDC, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं OIDC एंड OAuth के बारे में, जबकि दोनों डिफरेंट चीज़ है। OIDC एक तरीके से तुम्हें ये बताता है कि यूज़र कौन है, वो कंफर्म करता है बेसिकली, ये ऑथेंटिकेशन का काम कर रहा है। और OAuth जो है वो एक तरीके से ऑथराइजेशन का काम कर रहा है कि इस यूज़र को किस किस चीज़ की परमिशन है एक्सेस करने की। ये दो बिग डिफरेंस है जो कि आज के टाइम पे लोगों को पता ही नहीं है कि OIDC और OAuth के बीच में बेसिकली डिफरेंस क्या है। OIDC जो है एक OAuth के ऊपर लाइक आइडेंटिटी लेयर ऐड करता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करता। तो अगर इन सिंपल शॉर्ट कहूँ कि पुराने टाइम पे क्या होता था कि लाइक सब सिस्टम लाइक गूगल, गिटहब, ये जब जो थे ये अपना सिस्टम फॉलो करते थे। तो डेवलपर को जब भी अपने एप्लीकेशन में ये सब इम्प्लीमेंट करना था तो उनको अलग अलग डॉक्स पढ़ने पड़ते थे, अलग अलग इंटीग्रेशन करनी होती थी, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी जो है नाइट मेयर हो जाती थी। तो एक राउंड टेबल बैठा कि एक कॉमन एग्रीमेंट बनाता है जिस पे सब एग्री करेंगे कि सबका जो है और अगर तुम कोई ऑथेंटिकेशन या ऑथराइजेशन करना चाहते हो तो एक सिंपल फ्लो होना चाहिए, एक नॉर्मल और सेम फ्लो होना चाहिए, सेम एंड पॉइंट्स होने चाहिए और सेम फील्ड्स होने चाहिए ताकि डेवलपर्स की ज़िंदगी जो है आसान हो जाए। इसीलिए OIDC इम्प्लीमेंट कर रहा है। OIDC हमने इम्प्लीमेंट करा जो कि सिंपल काम है, एक ऑथेंटिकेशन का काम करता है कि अगर किसी यूज़र की आइडेंटिटी आप कंफर्म करना चाहते हो यानी ऑथेंटिकेशन, तो आप OIDC ऐड करो उसमें। और OAuth क्या होता है, ऑथराइजेशन के लिए होता है ताकि अगर किसी लाइक उस यूज़र को क्या क्या एक्सेस करना है उस वेबसाइट पे, तो वो होता है हमारा OIDC। तो बेसिकली अगर डिफरेंस अगर सिंपल शब्दों में कहें तो OIDC इज़ फॉर ऑथेंटिकेशन, कि यूज़र की हम आइडेंटिटी कंफर्म करते हैं OIDC के थ्रू। और ऑथराइजेशन का मतलब है लाइक यूज़र को ऑथराइज़ करना, लाइक OAuth का मतलब है यूज़र को ऑथराइज़ देना, लाइक उसको किस किस चीज़ की परमिशन है एक वेबसाइट पे किसी भी चीज़ को एक्सेस करने की।
सो अब वो पॉइंट आ गया है जिसके लिए आपने अभी तक यहाँ पे वीडियो देखा था कि OIDC एंड OAuth का फ्लो कैसे काम करता है। तो उसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जो चीज़ हमने पीसेस में कर करके समझी थी कि लाइक असिमेट्रिक ऑथेंटिकेशन क्या है, OIDC क्या है, देन OAuth क्या है, इसको हम एक साथ जोड़ के कैसे एक साथ काम करते हैं वो अब हम देखेंगे। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज एक यूज़र है जो कि एक लॉगिन विद गूगल, लाइक कोई भी XYZ एप्लीकेशन पे आया है और उसने लॉगिन विद गूगल पे क्लिक किया। तो सबसे पहले यूआरएल हिट होता है वेल नोन ओपन आईडी कॉन्फ़िगरेशन। इसको हम सर्विस डिस्कवरी एंड पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। इसका बेसिकली मीनिंग ये होता है कि सपोज़ कि आप किसी शहर पे गए, लाइक न्यू शहर में गए और आपको उसके आपको उस शहर के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है कि लाइक पीजी कहाँ है, लाइक आपको खाना कहाँ मिलेगा, देन आपका लाइक हॉस्पिटल कहाँ है, इन चीज़ों का आपको पता नहीं होगा, नए शहर में है इसीलिए। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ओपन करोगे गूगल मैप, जहाँ पे सारी जगहों की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। तो सेम OIDC लाइक ये जो आपका डिस्कवर सर्विस डिस्कवरी एंड पॉइंट है, बेसिकली सेम काम करता है। तो यहाँ पे क्या सर्विस डिस्कवरी एंड पॉइंट करता है कि जो भी आपकी ऐप के लिए नीड है जानना कि क्या क्या आपको जानना चाहिए, वो चीज़ वो रिटर्न करता है इस यूआरएल के थ्रू। जब आप इस यूआरएल पे हिट करते हो तो आपको रिस्पॉन्स में ये मेनली 5 चीज़ मिलती है जो कि आपकी एप्लीकेशन के लिए ज़रूरी है जानना, कि जिसके थ्रू आप पूरा ये प्रोसेस फॉलो करोगे। तो उसमें 5 में से सबसे पहले इशूअर होता है। ये एक तरीके से ऑथ सर्विस का आधार कार्ड समझ लो। जैसे ये कुछ सवालों का जवाब देता है कि लाइक ये टोकन कहाँ से आया, लाइक इसमें टोकन कहाँ, जो आपकी सर्विस पे टोकन आता है तो वो टोकन कहाँ से आया, किसने जनरेट करके दिया, वो चीज़ आपको ये इशूअर बताता है। देन ऑथराइजेशन एंड पॉइंट क्या होता है, ये एक तरीके से लॉगिन का एंट्री गेट होता है कि जब आप लाइक लॉगिन विद गूगल पे क्लिक करते हो तो जो ब्राउज़र है वो आपको लाइक लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट करता है। तो एक तरीके से मान लो कि लॉगिन जो पेज होता है ना उसको रीडायरेक्ट करता है, मतलब उस पे रीडायरेक्ट करता है। उस रीडायरेक्ट पॉइंट को हम ऑथराइजेशन एंड पॉइंट कहते हैं कि जब आप लॉगिन विद गूगल करोगे तो इस ऑथराइजेशन एंड पॉइंट के थ्रू आप लॉगिन पेज पे जाते हो। देन आता है आपका टोकन एंड पॉइंट। जब आप सक्सेसफुली लॉगिन हो जाते हो तो एक्चुअल यहाँ से काम स्टार्ट होता है जहाँ पे आप एक्चुअल टोकन फैच करते हो। और ये जो टोकन हम फैच करते हैं ये हम फ्रंट एंड से बैक एंड के थ्रू नहीं करते, एक सर्वर टू सर्वर कम्युनिकेशन होता है जहाँ पे हमारा बैक एंड गूगल के और सर्वर से बात करके हमें टोकन फैच करके देता है। देन हमारा चौथा आता है यूज़र इन्फो एंड पॉइंट, जो कि यूज़र इन्फो एंड पॉइंट में यहाँ पे जब भी आपको कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, लाइक नेम, ईमेल, प्रोफाइल, तो तो आप ये इस यूआरएल पे हिट करके आप डेटा ला सकते हो। पांचवा होता है हमारा JWKS URI, जिसका मतलब है जेसन वेब की सेट URI, जो कि बेसिकली जब आप लाइक किसी भी टोकन को वेरीफाई करोगे तो सबसे पहले क्या होगा कि आप एक पब्लिक की फैच करोगे, जो कि हम JWKS URI से करते हैं। देन उसके बाद टोकन के सिग्नेचर को वेरीफाई करते हैं पब्लिक की के थ्रू। तो ये टोटल 5 चीज़ें जो हैं हमें जेसन रेस्पॉन्स में मिलता है जब हम इस यूआरएल एंड पॉइंट पे हिट करते हैं। देन उसके बाद क्या होता है, इस ऑथराइजेशन एंड पॉइंट की हेल्प से हम रीडायरेक्ट करते हैं लॉगिन पेज पे। तो सिर्फ जब ऑथराइजेशन एंड पॉइंट के साथ कुछ क्वेरीज भी जाती हैं, क्लाइंट आईडी, रीडायरेक्ट यूआरएल, स्कोप, स्टेट एंड रिस्पॉन्स टाइप। क्लाइंट आईडी एक तरीके से ये है कि कौन सी ऐप से रिक्वेस्ट आ रही है, ये भी जानना है कि कौन सा ऐप है जो कि हिट कर, कौन सी ऐप से यूज़र जो है आ रहा है। रीडायरेक्ट यूआरआई कि जब आप लॉगिन हो जाओगे सक्सेसफुली तो आपको किस पे रीडायरेक्ट करना है, लाइक इस वापस किस पेज पे आपको ले जाना है, तो वो रीडायरेक्ट यूआरआई करता है। देन स्कोप में मतलब कि आप क्या क्या डेटा ये ऐप आपसे मांग रहा है। देन स्टेट हो गया एक तरीके से लाइक वेरीफाई करने के लिए, लाइक जब आप वापस रीडायरेक्ट हो गए तो आप इस स्टेट को वेरीफाई करते हैं ताकि हमें CSRF प्रोटेक्शन मिल पाए। और रिस्पॉन्स टाइम में लाइक आपको यही बताना होता है कि लाइक कोड है कि लाइक एक रैंडम स्ट्रिंग के थ्रू ये चीज़ होती है। सो जैसे ही ये ऑथराइजेशन एंड पॉइंट हमें मिलता है और इस पे हिट करता है तो गूगल अपना लॉगिन पेज ओपन करता है जिसमें ईमेल और पासवर्ड एक यूज़र फिल करता है अगर वो लॉगिन नहीं है ऑलरेडी गूगल पे। एंड देन जब वो लॉगिन कंप्लीट कर लेता है और सक्सेसफुली वो लॉगिन हो जाता है तो गूगल जो है उसे कंसेंट स्क्रीन दिखाता है जिसमें वो बताता है कि XYZ एप्लीकेशन है जो कि तुझसे तेरा नेम और ईमेल मांग रही है, क्या तू उसे अलाउ करेगा। अगर यूज़र यहाँ पे अलाउ करता है तो वो आगे बढ़ जाता है और अगर अलाउ नहीं करता है तो उसे रिजेक्ट करके वापस लॉगिन पेज पे भेज दिया जाता है। तो अब यूज़र जब यहाँ पे यूज़र जो है अलाउ कर देता है कि मुझे नेम और ईमेल देने में कोई एतराज़ नहीं है, मैं उसे दे देता हूँ, तो उसे रीडायरेक्ट करता है रीडायरेक्ट यूआरएल पे, जो कि ऑलरेडी जब हम पहली बार ऑथराइजेशन एंड पॉइंट पे हिट करते हैं तो उस क्वेरी में ही रहता है।
और उसे उसी रीडायरेक्ट यूआरएल पे रीडायरेक्ट करता है, लाइक उस पे भेज देता है। और उसके साथ साथ ऑथराइजेशन कोड और स्टेट होता है। तो ऑथराइजेशन कोड एक तरीके से हम इस कोड को हम एक ही बार यूज़ करते हैं, और लाइक एक तरीके से बहुत ही शॉर्ट लिव होता है, बहुत ही कम टाइम के लिए होता है। और दूसरा हमारा होता है स्टेट। ये एक तरीके से हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम CSRF प्रोटेक्शन से बच पाएँ, लाइक CSRF जो अटैक्स होते हैं उससे हम बचा पाएँ। एक तरीके से मान लो कि अगर कोई आया और बीच में कोई खेला खेल रहा है कि मतलब इसने मिसमैच कर दिया, तो इसके थ्रू हम ये देख पाएंगे कि किसी ने बीच में जो है हमारे लाइक चीज़ों को बदला नहीं है। तो स्टेट हमें जो है CSRF अटैक से बचाता है, जो कि बेसिकली अगर कोई मैलिशियस लिंक बीच में भेज देता है और उस पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो मेरा डेटा एक्सपोज हो जाएगा। तो उससे बचाने के लिए हमें ये स्टेट रखते हैं। देन हमारा ऑथराइजेशन कोड जो है हमारे बैकएंड सर्वर पे जाता है। और जब हमारा बैकएंड जो है गूगल के टोकन एंड पॉइंट पे हिट करता है, और उसके बाद क्या होता है कि हम ऑथराइजेशन कोड और हमारा क्लाइंट सीक्रेट जो है दोनों साथ में जाता है टोकन में, टोकन एंड पॉइंट पे। लाइक हमने बैकएंड हमारा लाइक फ्रंट एंड से हमारे बैकएंड पे आया हमारा ऑथराइजेशन कोड और स्टेट। देन हमने अपने बैकएंड से गूगल के टोकन एंड पॉइंट पे हिट करा, जिसके साथ हम ऑथराइजेशन कोड और क्लाइंट सीक्रेट भेजते हैं। क्योंकि गूगल जो है लाइक लॉगिन होने के सक्सेसफुल होने के बाद वो डायरेक्टली हमें टोकन नहीं देता है, वो ऑथराइजेशन कोड के थ्रू पहले हमें वेरीफाई करेगा अगेन, देन उसके बाद वो टोकन देता है। तो क्या हुआ कि यहाँ पे जो है फ्रंट एंड का रोल नहीं है जब हम टोकन फैच कर रहे हैं, यहाँ पे सर्वर टू सर्वर कम्युनिकेशन हो रहा है। मेरा बैकएंड का सर्वर गूगल के और सर्वर से बात कर रहा है, वहाँ पे उसके टोकन एंड पॉइंट पे हिट कर रहा है, जहाँ पे मैं साथ में अपना ऑथराइजेशन कोड और क्लाइंट सीक्रेट भेज रहा हूँ। अब गूगल जो है इसे वेरीफाई करता है कि लाइक वो कोड भी वेरीफाई करता है और क्लाइंट सीक्रेट भी वेरीफाई करता है। अगर वेरीफाई नहीं हुआ तो इसे रिजेक्ट कर देता है, उसे कुछ नहीं मिलेगा, घंटा मिलेगा उसे। और अगर वेरीफाई कर देता है तो उसे दो चीज़ें मिलती हैं, एक्सेस टोकन और आईडी टोकन। एक्सेस टोकन लाइक आपको अगर किसी गूगल एपीआईज का काम है तो वो यहाँ पे यूज़ केस होता है कॉल करने के लिए। और आईडी टोकन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एक GWT टोकन होता है जिसके अंदर यूज़र की पूरी आइडेंटिटी होती है, लाइक नेम, ईमेल, गूगल आईडी और प्रोफाइल पिक्चर। ये चीज़ आईडी टोकन में होती है, और इसी के थ्रू हम यूज़र की आइडेंटिटी वेरीफाई करते हैं। तो जब गूगल इसको वेरीफाई कर लेता है तो ये दो चीज़ रेस्पॉन्स में भेजता है, एक्सेस टोकन और आईडी टोकन। तो अब जो हमारा लाइक बैकएंड है वो लाइक आईडी टोकन को लाइक उठाता है और उसको डीकोड करता है, और उस हेडर के अंदर एक की आईडी होता है जो कि बताता है कि ये यूज़र की आईडी है। सो अब इसको हम वेरीफाई कैसे करते हैं, तो गूगल का जो हमारा पब्लिक की JWKS जेसन होता है उस यूआरएल पे हिट करता है, जिससे वो एक पब्लिक की एक्सपोज करता है। और हम वही एक पब्लिक की लेते हैं जो कि हमारा की आईडी है, और जो हमारे पब्लिक की के अंदर जो हम डिकोड करके जो की आईडी होगा, अगर वो मैच उसी स्पेसिफिक मैच हुई की आईडी को लेता है और उसके थ्रू टोकन के सिग्नेचर को वेरीफाई करता है। और वेरीफाई होने के बाद वो क्या करता है, यूज़र जो है ऑथेंटिकेट हो जाता है। देन बैकएंड जो है अपना लाइक टोकन या सेशन क्रिएट करके यूज़र को दे देता है, और इस तरीके से आप पूरी तरीके से लॉगिन सक्सेसफुली हो जाते हो किसी भी एप्लीकेशन पे, और वहाँ की चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो। तो ये बेसिकली पूरा फ्लो था, और OIDC एंड OAuth कैसे एक साथ मिलके आपकी लाइफ आसान भी बनाते हो, और कैसे आप एज अ लाइक सिक्योरिटी वाइज आप सिक्योर होते हो।